Good morning, student. Welcome in Oxford Group of Institution online classes. Today we are going to discuss chapter number 7, next topic, because I have discussed last topic in last video that you have also seen. So we are going to our topic. The topic is classes in a single source file. This topic you can see in your syllabus, and you have also find out this syllabus in your book also. In this syllabus we have to learn 4 topics only: auto, extern, static and register. What are they? Why we use them? We have to understand it first, and then after we will see the use of each of them in the different programs. So let's start. What about the explanation about all of them? Okay. तो हमारा पहला है ऑटो. ऑटो क्या होता है? जैसे कि आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी क्यों होता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्यों जरूरत पड़ता है. अगर हमें कोई भी डेटा जो कि किसी भी टाइप का हो अगर हमें रखना है तो हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर स्टूडेंट बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, कंटेनर का मतलब सिर्फ मेरा एक ही से है, वो है वेरिएबल. कि कंटेनर को सरल भाषा में आप एक तो बॉक्स के जैसा समझ सकते हो जिसमें हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं. तो ठीक इसी प्रकार से अगर सी लैंग्वेज में हमें किसी प्रकार का डेटा रखना है, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे वो न्यूमेरिक टाइप का हो या रियल नंबर हो, तो हमें उनके टाइप के कंटेनर लेने पड़ेंगे और फिर हम उसमें डेटा प्लेस कर पाएंगे. तो इसी प्रकार से हमारा होता है, ये हमारा स्टोरेज क्लास है जो कि अलग अलग टाइप से यूज़ किया जाता है. पहला होता है ऑटो, यानी कि जितने भी सी लैंग्वेज में आप कंटेनर यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो होते हैं. उनमें बच्चे मोस्टली होता है कंप्यूटर पे जब अपना कोडिंग करते हैं तो ऑटो लिखते नहीं हैं, बट वेन एवर कंपाइलर एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ कोड, तो कोड क्या होता है, तो देन द कंपाइलर ऑटोमेटिक एज्यूम द डिक्लेयर्ड वेरिएबल इज ऑटो, यानी कि वो ऑटो टाइप का उसके समझ चलता है. तो ऐसे वेरिएबल की खासियत क्या होती है, जब ये वेरिएबल कंपाइलेशन के दौरान यूज होता है, इसको मेमोरी अलॉट की जाती है, डेटा अलॉट किया जाता है, मतलब डेटा प्लेस किया जाता है, तो होता क्या है उस समय ये वेरिएबल एक्टिव रहता है. एक्टिव रहने के दौरान जितना इसका ब्रेसेस एरिया होता है, ब्रेसेस एरिया से मतलब जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया होता है, जैसा कि आपको इधर साइड में एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा. तो ये क्या है कि ये मैंने ऑटो नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है. अगर मैं इसको सिंपली ये मान लीजिए ये हटा भी देता हूँ तब भी ये ऑटो है, और उसके बावजूद अगर मैं ये लगा देता हूँ तब भी ये ऑटो है. तो मैं बात कर रहा था इसके स्कोप की, तो ये ब्रेसेस में जिस ब्रेसेस क्षेत्र में इसको डिक्लेयर किया जाता है उसमें इसका स्कोप बना रहता है. लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेशन होने वाला होता है, या दूसरे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके ब्रेसेस एरिया से हमारा कंपाइलर जैसे ही बाहर जाने वाला भी होता है तो इस वेरिएबल का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो थोड़ा और आगे हम आपको इसके बारे में और समझाते हैं. सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम ले रखा है जो कि यूज़र डिफाइंड है. जैसे मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिया है ओम नाम से, ये एक प्रोग्राम लिया है मैंने. तो इसमें अगर मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ तो डेफिनेशन के लिए मुझे इसकी डेफिनेशन बाहर देनी पड़ेगी, void ओम, इस तरीके से. और यहाँ पे जब मैं फिर से वेरिएबल ले लेता हूँ ऑटो और इंट ए, इस तरीके से मैंने ले लिया और इसकी बॉडी दे दी. अब क्या हुआ यहाँ पर समझने वाली बात ये है प्रोटोटाइप भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैसे प्रोग्राम हमारा चलेगा नहीं, ये आप जानते हैं. तो
अब क्या है कि यहाँ पर जो ए था इसका स्कोप इस क्षेत्र में था। जब क्या हुआ कि अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, यानी कि इसकी पूरी कोडिंग जब एग्जीक्यूट हो गई, तो उसी सीक्वेंस में इसको ओम नाम का फंक्शन मिला। तो इसने क्या किया, इस ओम नाम के फंक्शन पे आया और यहाँ पर भी इसने देखा कि ऑटो के टाइप या ऑटो स्टोरेज क्लास के टाइप का, इंट टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पर भी है। फिर क्या हुआ, इस वेरिएबल के मतलब इस प्रोग्राम की कोडिंग का एग्जीक्यूशन होना शुरू हुआ और इसका भी जैसे ही ये ब्रेसेस से इसका टर्मिनेशन होगा, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तुरंत इस वेरिएबल का भी स्कोप, यानी जो स्कोप से कह सकते हैं कि इसमें जो मेमोरी अलॉट की गई थी और प्लस इसमें जो डेटा डाला गया था, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। चलिए अब आगे दूसरा डिस्कस करते हैं, एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या होता है? एक्सटर्न ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें ये खासियत होती है कि वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट n नाम से, एक वेरिएबल लिया है और फिर मैंने void main, उसके बाद में इस फंक्शन की मैंने एक बॉडी दी और मैंने int को सिंपली, n को मैंने सिंपली क्या किया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मेन फंक्शन में मैंने इसको सिंपली प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ, इस तरीके से मैंने प्रिंट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक और होम नाम का फंक्शन ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे भी सिंपली मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें मेरा समझाने का सिर्फ एक ही पर्पस ये है कि जब भी हम एक्सटर्नल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने की बात को दिमाग में लाते हैं तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मान लीजिए हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और छोटे बड़े बहुत सारे प्रोग्राम हमारे एक कंबाइंड प्रोग्राम में होंगे, तो ऐसे में हमें हमेशा एक्सटर्नल वेरिएबल यूज़ करने चाहिए जिससे कि वो हर एक मॉड्यूल में आसानी से यूज़ हो पाए। इसलिए तो ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है इसको यूज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखा आपने कि जैसे कि मैंने इंट n, मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि ग्लोबली है और उसको बाद में मैंने एक प्रोग्राम की डेफिनेशन दी है, उस प्रोग्राम के मैंने 2 मॉड्यूल बनाए। तो ऐसे आप बहुत सारे मॉड्यूल बना सकते हैं। तो इसका जो स्कोप है या इस वेरिएबल का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरे प्रोग्राम में होगा। इसको आप सिंपली ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हो, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि जब भी ग्लोबल वेरिएबल लेने की बात आए तो आप एक्सटर्न कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर करें। जैसे इसके आगे सिंपली क्या रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एक्सटर्न। आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ एक्सटर्न लिखना है हमें और बाकी जैसा हम पढ़ रहे थे, जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सेम वैसे ही करनी है। आगे चलते हैं हम स्टैटिक की ओर। स्टैटिक क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी, जो कभी चेंज ना हो। स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल के साथ या स्टोरेज क्लास के साथ इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो वेरिएबल में मेमोरी हमने दी थी और उस वेरिएबल में जो डेटा हमने स्टोर किया था वो डेटा हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो उसके बावजूद बना रहे। ऐसा आप इससे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कि यही वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पर, चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, स्टैटिक और इंट n और इसको मैंने कोई वैल्यू दे दी है
3.14। सपोज दैट मैंने ये वैल्यू दे दी है और मैंने जो वेरिएबल लिया था इसका टाइप मैंने फ्लोट लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, यानी कि इस तरीके से जब हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, तो इस प्रोग्राम में जो भी चीज़ें होंगी ये होती चली जाएंगी। तो ये क्या होगा, सिंपली इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी मेमोरी एरिया में जो फ्लोट को 4 बाइट यूज किया जाता है, 4 बाइट मेमोरी अलॉट होती है, तो वो 4 बाइट मेमोरी कवर अप रहेगी और जो उस एरिया पे ये जो वैल्यू पड़ी होगी, जो एन में स्टोर है, ये भी पड़ी रहेगी। तो ये इसका प्रभाव क्षेत्र होता है। दूसरे आगे अगर और समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक प्रोग्राम है यूजर डिफाइंड, और यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है, मैंने इसकी यहाँ पर ऐसे डेफिनेशन भी दी है। तो और उसके बाद में इस वेरिएबल को मैंने दोबारा से यूज किया हुआ है यहाँ पर, और तो इसके लिए मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर रेफरेंस के रूप में इसको यूज किया जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पर भेजनी पड़ेगी, तो दूसरे टाइप का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मतलब जब प्रोग्राम का टर्मिनेशन होता है तो इसका वैल्यू और मेमोरी दोनों बनी रहती है। अगला है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है एक ये भी एक स्टोरेज क्लास ही होती है, बट इसमें होता क्या है कि जब भी यूजर को अपने प्रोग्राम में बार बार कोई वेरिएबल यूज करना पड़ता है, तो हमेशा उसे रजिस्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से ऐसे हमें रजिस्टर टाइप का वेरिएबल यूज करना चाहिए। इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो मेमोरी कहलाती है कैश मेमोरी, जिसको आप सिंपली भाषा में रैम भी बोलते हो। और आपको पता होगा कोई चीज़ हमारे करीब रखी हो और कोई दूसरी चीज़ हमसे दूर रखी हो, तो एक्सेसिबल में कौन चीज़ हमारे पास जल्दी आएगी? शायद सही जवाब ये होगा कि पास वाली चीज़ हम जल्दी उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कंपाइलर के पास जो मेमोरी एरिया होता है या मेमोरी तक पहुंच होती है वो रैम मेमोरी होती है, जिसके पास या कह सकते हैं रजिस्टर मेमोरी होती है, जिस तक पहुंच उसकी फास्ट होती है और जल्दी, यानी कि वो करीब वाली मेमोरी होती है। दूसरी मेमोरी होती है हमारी वो सेकेंडरी टाइप की होती है जो दूर होती है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने रजिस्टर टाइप का ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये मेमोरी यानी ये वेरिएबल बहुत जल्दी एक्सेस होगा, और एक्सेस होने की वजह से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बहुत ही इफिशियंटली, यानी कि जितना हम चाहें उतना दक्ष रूप से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इन क्लासेस के बारे में जो स्टोरेज क्लास होती हैं। तो शायद आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप हमसे वापस पूछें। तो इट्स इनफ फॉर द ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।